हम तुम्हारे साथ हैं। और गांव में ठीक है, सबके परिवार में राजी खुशी है। भाषण सुनना चाहोगे, बात करनी चाहोगे? आपकी इच्छा है जी। माजरा साहब ने अभी आपको सारी बात बताई है। भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद इस 10 साल में किस किस्म के हालात इस देश में प्रदेश में रहे, अगर मैं उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आगे और भी 10-11 गांव के कार्यक्रम है, काम का समय है, फुर्सत है ही नहीं लोगों के पास। मोदी जी ने एक नया नारा दिया है और ये कहकर के वोट मांग रहे हैं भाजपा के लोग कि मोदी की गारंटी के ऊपर वोट दे दें। ये नहीं बताते मोदी जी की गारंटी किस बात की है। 3 गारंटी मोदी जी ने 2014 के चुनाव में लोगों के सामने दी थी। गारंटी तो कई सारी थी, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण थी जिनसे लोग प्रभावित हो रहे थे, जिनसे लोगों ने भाजपा को वोट दिया और जिताया। सबसे पहले कहा था कि अगर हमारा राज बन गया तो कांग्रेस के लोगों ने जो धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया है, वो सारा पैसा वापस ले आऊंगा। और लोगों से आह्वान किया था कि बैंकों में खाते खुलवा लो, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। नारा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वायदा था। हर आदमी ये मान के चलता था कि अगर 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। 10 साल बीत गए, कोई पैसा किसी के खाते में आया क्या? कोई पैसा नहीं आया। ये गारंटी तो फेल होगी कि नहीं होगी मोदी की? दूसरी गारंटी करी किसान के साथ कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। माजरा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से 3 काले कानून बना दिए थे, कितनी परेशानी लोगों के सामने आई। किसान 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठा रहा, हर तरह के मौसम आए, कोरोना भी आया, कोरोना के साथ साथ गर्मी, सर्दी, चौमासा, लेकिन 750 किसानों ने शहादत भी दी। मुझे भी इस्तीफा देना पड़ा और 13 महीने के बाद ये बात समझ में आई कि किसान मर तो सकता है, लेकिन घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक ये काले कानून खत्म नहीं हो जाए। आखिर माफी मांगनी पड़ी, कानून खत्म करने पड़े, एमएसपी की गारंटी देकर के लोगों की घर वापसी कराई किसान की। तीसरा वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो खड़े हैं इनके साथ कि 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हर साल देंगे। 10 साल बीत गए, 20 करोड़ बच्चों को रोजगार नौकरी मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर 20 करोड़ को मिलती तो सारसा गांव के हिस्से में नौकरी आती कि नहीं आती? फिर यहां भी आनी चाहिए थी। हमारे यहां नौकरी नहीं दी किसी को। हमारे यहां तो हालात इस किस्म के 10 साल में कर दिए कि पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसको सरकार से विश्वास उठ गया, वो अपनी जमीन बेचता है, मां बाप को कहता है मुझे इस देश में नहीं रहना, यहां कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, मैं विदेश जाऊंगा। आज कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस गांव से 100, 50, 150, 200 बच्चे ना चले गए। सारसा बड़ा गांव है, यहां से कितने बच्चे गए? 700 बच्चे चले गए यहां से। कोई गिनती नहीं है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन एक आधा बच्चा विदेश ना जाता होगा आपके गांव से।
हर रोज जाते होंगे। ये आपके अकेले गांव से नहीं, पूरे प्रदेश से गए। इसका मतलब सरकार से विश्वास खत्म हो गया। मोदी जी की गारंटी फेल होगी। अब कहते हैं विकसित भारत बनाना है 2047 में। केवल लोगों में भ्रम पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने तो 10 साल में रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम की कंपनी थी वो बेच दी, बैंक बेच दिए, अनेक चीजें अंबानी और अडानी को दे दी। ऐसे कानून भी बना दिए थे कि हमारी जमीनें भी इनके हाथों में जानी थी। ये तो आपने लड़ाई लड़ी इसलिए बच गई। अब अगर गलती से कहीं इनका राज फिर बन गया तो फिर ये मान के चलो देश का संविधान बदल देंगे और ऐसा संविधान बना लेंगे कि फिर इस देश में इलेक्शन नहीं होगा। फिर भाजपा अपनी मनमर्जी से इस देश के अंदर राज करेगी। ये आपको सोचना है कि क्या ऐसे लोगों को फिर से सत्ता में लाना या सत्ता से बाहर करना। गारंटी दी थी चौधरी देवीलाल ने आपको। सन 1987 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था 100 रुपए पेंशन करूंगा, कहा था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, 5100 रुपए गरीब की बेटी के कन्यादान के दूंगा। पेंशन बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? ऐसी पेंशन बढ़ाई थी जो बढ़ करके 3,000 होगी, आगे और बढ़ेगी। इस पेंशन को अगर कोई काटेगा, खत्म करेगा तो समझो उसका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। गारंटी करी थी 10,000 के कर्जे माफ करने की। कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए उस वक्त? 5100 कन्यादान के दिए थे, आज बढ़ करके 1 लाख रुपया हो गया। गारंटी तो ये होती है। ये तो केवल इस किस्म की बात कह करके हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। माजरा जी बता रहे थे कि बात 400 पार की करते हैं, उम्मीदवार है ही नहीं। ये जिंदल जो है कांग्रेस में था कि बीजेपी में था? कांग्रेस में था ना। और 10 साल पहले आपके यहां ये कह करके चला गया था कि मैं आज के बाद राजनीति नहीं करूंगा, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, इस राजनीति में मेरा नुकसान होता है। अब इससे पहले पैसे लिए, अरे इनके पास उम्मीदवार था नहीं, ये पैसे वाला था, इसको कहा जा करके चुनाव लड़। इसने मना किया तो कहने लगे फिर तैयारी कर ले, ईडी वाले आ जाएंगे, फिर तो तिहाड़ में जाना पड़ेगा, केजरीवाल के साथ रहना पड़ेगा। तो ये तो डर के मारा फिर मजबूर होकर के चुनाव लड़ने के लिए आया। हैरानी की बात नहीं है। ये जिंदल हेलीकॉप्टर में फिरता था ना, हेलीकॉप्टर में आता था कि नहीं आता था? तुम्हारे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वाला है। परसों चौथे की वीडियो देखा मैंने, इन बीजेपी वालों ने इसके कंधे के ऊपर भी बोरी रखा दी, बोला पल्लेदार बन जाएगा। पल्लेदार बना दिया कि नहीं बना दिया? एक और जो कैंडिडेट है मेरे सामने चुनाव लड़ा है, सुशील गुप्ता, हजारों करोड़ का आदमी है, वो भी गेहूं काटता फिरा था खेतों में, लामनी करा था कि नहीं करा था? जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब पीपली में लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, इन दोनों में से कोई एक आदमी आया था क्या यहां पे? किसी ने एक दिन भी ये कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है? 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा, एक दिन भी राज्यसभा के अंदर किसान की बात नहीं करी, हरियाणा के लोगों के साथ क्या रहा इसके बारे में चर्चा नहीं करी, या कोई चर्चा करी कभी? ना ये जिंदल बोला। ये तो 10 साल राजनीति छोड़ गया था बेचारा, अब एक लावनी करता फिरा है, एक पल्लेदार बना फिरा है। ये काम तो मैं तो कर सकता हूं, इनके बस का थोड़ा ही है। मैंने उन दोनों से कहा है कि अगर तुम सही में किसान के घर में पैदा हुए हो और अगर किसान के हितैषी हो तो एक दिन सारा दिन मेरे साथ गेहूं काट के बिता दो। मगर सारा रंग रूप भाषा सब कुछ बदल जाएगा, तुम छोड़ के अपने आप भाग जाओगे यहां।
इस तरह की नोटंकी करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। यहां गांव में आते हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं कि अभय सिंह तो वोट काटने आया है। मैं वोट काटने वाला हूं कि थारा हितैषी हूं। विधानसभा के अंदर तुम्हारी लड़ाई किसने लड़ी है? और विधानसभा के बाहर तो फिर ये क्या मांगा है? फिर इनको अभी ये पवन क्या था, बोले गांव में आ जाए तो इनके साथ ठीक व्यवहार करिए। ठीक व्यवहार वाले आज लोग है क्या है? तो ये बात कहां से सीखा है? जिन्होंने थारे साथ इतनी बुरी कर रखी है, जिन्होंने 13-13 महीने तुम्हें घर बार परिवार खेत सब छुड़वा दिया, आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया, वो यहां के वोट मांगा है, तो इसका मतलब हमारे से कमजोर लोग नहीं है। फिर उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। अपने और पराये की पहचान करो। 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, तुम्हारे गांव में आया कभी? बड़ा गांव है, सरस आया होगा एक आधी बारी, कुछ दे गया कि ले गया थारे गांव से? कह के गया था बना दूंगा, बनाया नहीं। अरे इस खट्टर को तो मेरी ख्याल है सारसा गांव की सड़क का ही बेरा नहीं होगा। खट्टर भी आया था, यो कैसे आ गया थारा गांव में? और चौधरी देवीलाल कितने बारी आए? और चौटाला साहब जब आए तो कुछ देंगे कि नहीं देंगे तुम्हें? चौटाला साहब बहुत कुछ देंगे इस गांव को। 20 साल इनका राज रह दिया, इनने 20 साल में कुछ नहीं दिया। और चौधरी देवीलाल ने, चौटाला साहब ने आपको जो गांव के लोगों ने खड़े होकर मांग लिया वही दे दिया। मैं भी आया कि नहीं आया तुम्हारे गांव में? मैं भी कई बार आ लिया, अर्जुन भी आ लिया होगा। अरे ये दोनों बाणिये मेरे सामने लड़ाई में से आया था कोई? है कोई आया कभी क्या तुम्हारे बीच में? तो फिर ये समझने की जरूरत है भी तुम्हारा कौन है। ये जिनसे कहना मैं वोट काटना है, मैं वोट काटने नहीं है, मैं इनकी रांद काटने खातिर आया हूं। तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? बस तो साथ दोगे तो मैं इनकी रांद काट दूंगा और तुम्हारी आवाज जो है लोकसभा में और बहुत मजबूती के साथ उठाऊंगा। 1 तारीख को फार्म भरूंगा, कुरुक्षेत्र में 11 बजे आपने आना है। आप 1 तारीख ने सारसा से ज्यादा संख्या में आ जाओ, इनकी रांद अपने आप ही कट जाएगी। आ जाओगे सारे? ठीक है, बहुत धन्यवाद।